अरे भाई साहब, वहाँ इतनी भीड़ अचानक से क्यों हो गई? क्या हुआ वहाँ? अर्नव ने पूछा। क्यों, आपको पता नहीं कि आज इस मॉल का उद्घाटन है और यहाँ यूट्यूब का जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर अरविंद बजाज आए हुए हैं। बस यह भीड़ उन्हीं के लिए है। उस आदमी ने कहा। क्या क्या नाम बताया आपने? अरविंद बजाज? सच में भाई साहब, क्या बोलते हैं? मतलब सच। उनकी बातें सुनकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए। अरे मैं तो सिर्फ उन्हीं से मिलने 3 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। उस आदमी ने यह कहा और भीड़ में घुस गया। इधर अर्नव थोड़ा सा भ्रमित होकर उस भीड़ में घुसता है, क्योंकि उसे यह नाम तो बिल्कुल जाना पहचाना सा लगा। वह जैसे ही भीड़ में घुसकर अरविंद बजाज को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अर्नव हाँफता हुआ उस भीड़ से निकलकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी माया से कहता है, पता है माया, आज मैंने क्या देखा? तुम विश्वास नहीं करोगी मैंने किसे देखा। किसे देखा जी? क्या कोई भूत क्या देख लिया आपने? माया ने कहा, मैंने पापा को देखा माया। क्या पापा जी? पापा जी तो कहाँ भीख मांग रहे थे। कहीं उन्होंने आपको पहचान तो नहीं लिया? कहीं आपने अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए ना उन्हें? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं माया, तुम गलत समझ रही हो। वह क्या भीख मांगेंगे? वह तो अभी लाखों में खेल रहे हैं, लाखों में। अर्नव ने अपनी पत्नी माया से कहा, क्या कह रहे हैं आप? यह पहेली ना बुझाकर मुझे साफ साफ बताइए। माया ने कहा, आज जब मैं मॉल में शॉपिंग कर रहा था तो अचानक ही एक जगह काफ़ी भीड़ हो गई। वह भीड़ किसी मोटिवेशनल स्पीकर का इंतज़ार कर रही थी जिसके लाखों फैन हैं। मैंने जब उनका नाम सुना तो मुझे लगा क्या यह पापा हो सकते हैं। इसीलिए मैं वहाँ रहकर उन्हें देखा तो मैं हैरान ही हो गया, वह पापा ही थे। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो मैं हैरान हो गया। 10 मिलियन फॉलोवर हैं उनके। उनके महीने की कमाई ही लाखों से कम नहीं है। कहाँ मैं यहाँ एक एक पैसों के लिए तरस रहा हूँ और बटोर रहा हूँ, और कहाँ पापा लाखों में खेल रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों न इन पैसों की खान में हम भी डुबकी लगा लें। सच में पूरी जिंदगी ऐसे ही ऐसे हो जाएगी। अर्नव ने कहा, आपको लगता है हमारे इतना कुछ करने के बाद वह हमें एक फूटी कौड़ी भी देंगे? मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि पापा जी ऐसा क्या कर दिए जो इतने मशहूर हो गए, और यह सब अकेले कैसे कर लिए उन्होंने। माया ने अपने पति से कहा, यूट्यूब खोलकर देख लो ना माया, सब पता चल जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अब तक तो कहीं पापा मरा गए होंगे, पर किसे पता था कि इतने सालों बाद उन्हें देखूंगा, वो नज़र आएंगे, और वह भी करोड़पति के रूप में। वह करोड़पति हो या अरबपति, इसे हमें क्या, कौन सा वह हमें कुछ देंगे। ऊपर से उनको इतना संपन्न देखकर मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। माया ने कहा, तुम चिंता मत करो माया, इकलौता बेटा हूँ उनका। अरे इतने धन दौलत का क्या फ़ायदा अगर उसको भोगने वाला ही कोई ना हो। मैं रोकर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांग ही लूँगा और फिर अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही ऐश करूँगा। अर्नव ने खुश होते हुए कहा, अगर उन्हें आपके साथ अपनी दौलत बांटनी ही होती
तो वह पहले ही आपके पास आ जाते, यूं अकेले ही ऐश ना कर रहे होते। अभी तो आपको उनसे मिलने भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, पहले यह तो निश्चिंत कर लीजिए। बड़े आए पापा की पैसों पर ऐश करने वाले। माया ने कहा, तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। यह कहकर अर्णव जाता है अपने पिता से मिलने के लिए और गेट पर खड़े हुए गार्ड से कहता है कि मुझे अरविंद बजाज से मिलना है। तो गार्ड ने कहता है कि अपॉइंटमेंट लिया है क्या आपने? उनका इकलौता बेटा हूँ, आप जाकर उनसे कहो कि अर्णव आया हुआ है। अर्णव ने कहा। गार्ड जाता है और थोड़ी देर बाद वह वापस आकर कहता है, आपको सर ने अंदर बुलाया है। अर्णव घर के अंदर जाता है और घर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें और मुंह फटी की फटी रह जाती है और वह मन ही मन में सोचता है, कहाँ तो मैं एक एक पैसों के लिए तरसता हूँ और कहाँ एक छोटे से पुराने मकान में रहता हूँ और यहाँ पापा का इतना आलीशान घर। तेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई और अब तो बस इस समंदर में डुबकी लगाने की देर है। अर्णव यही सब सोच रहा था कि तभी अरविंद जी सीढ़ियों से उतर कर आ रहे होते हैं। पापा कैसे हैं आप? वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, हर जगह बस आपके ही चर्चे हैं। मुझे तो इतना गर्व हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आप मेरे पापा हैं, यह सोचकर ही मैं चौड़ा होता जा रहा हूँ। अर्णव ने कहा, किस कारण से आप यहाँ आए हैं यह बताइए। लगता है कोई चैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मेरे पीए से बात कर लीजिए। अरविंद जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं और वह जायज़ भी है। मैंने जो किया है आपके साथ उसके बाद यह तो बिल्कुल जायज़ है, पर पापा उस वक्त मैं बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसीलिए वह सब करता रहा। दरअसल इस वक्त भी मेरे हालात वैसे ही है जैसे कि पहले था। मुझे कैंसर है और अपना इलाज करवाने तक के मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए अपने मौत को अपने पास आते देख रहा हूँ। बस सोच के मर जाऊँ उससे पहले आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। क्या कैंसर हो गया? देखो बेटा, सोचा तो था कि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, पर अब तुमसे मुझे कोई गिला नहीं है। तुम अपने इलाज की चिंता मत करो। तुम एक काम करो, अपना परिवार लेकर यहीं आ जाओ, हम सब साथ में रहेंगे। मेरा पीए रवीश तुम्हारे साथ जाएगा, कल ही तुम लोग यहाँ आ जाओ। अरविंद जी ने कहा, नहीं पापा, इसे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कल आ जाऊँगा। आपके साथ मैंने इतना कुछ किया, फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब चैन से मर पाऊँगा कि मेरे बाद मेरा परिवार अकेला नहीं होगा। यह कहकर अर्णव वहाँ से चला गया। इधर अरविंद जी से उसका पीए रवीश पूछता है, सर आप तो कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपको जलील करके घर से निकाल दिया था, फिर आपने उन्हें शायद उनकी बीमारी का सुनकर उसे माफ़ कर दिए। हाँ, ऐसे में लोग तो दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। मैंने उसे माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी कर सकूँगा रवीश। अरविंद जी ने कहा, फिर यह सब क्या है? रवीश ने पूछा। अर्णव जैसा पहले था अब भी वैसा ही है, बस पैसों से मतलब है उसे, और आज भी यह झूठ ही कह रहा है ताकि यहाँ यह मेरे पैसों पर राज कर सके। मैं इसके वह सारी बातें ना तो कभी भूला हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ। यह कहते हुए अरविंद जी अपनी अतीत में खो जाते हैं।
पापा, पापा, कहाँ मर गए आप? जल्दी बाहर आइए, अर्नव ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ अर्नव बेटा? अरविंद जी ने कहा। क्या हुआ? सुना है आपने? आज घर का कोई काम नहीं किया, ना ही बाजार गए, ना ही कपड़े धोए और ना ही चिन्नू को स्कूल से ले आए। आपको पता है ना, यह सब आपका काम है, फिर आप यह सब छोड़कर बिस्तर पर कैसे पड़े रहते हैं? अर्नव ने गुस्से में कहा। बेटा, इतना सब कहा, पर क्या तूने मेरी तबीयत के बारे में जाननी चाही? जिसने तुझे यह सब बताया, क्या उसने मेरी तबीयत का नहीं बताया? बुखार से अभी भी मेरा बदन तप रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसे में घर का काम कैसे करता बेटा? अरविंद जी ने कहा। यह सब बुखार तो आपको हमेशा ही रहता है, कुछ न कुछ बीमारी तो लगी ही रहती है, और वह इस उम्र में होना आम बात है। खाना कम तो नहीं कर रहे हैं ना? आप बुखार में भूखे रहते हैं क्या? तो फिर खाना खाएंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलिए अब जाकर सारे बर्तन धो लीजिए, अर्नव ने कहा। अभी तो रात हो गई है बेटा, ठंड भी काफ़ी लग रही है। मैं सुबह धो दूंगा बहू, कुछ खाने को दे दो। सुबह से कमरे में पड़ा था, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, पर काम नहीं किया तो यह सबको होश है। वाह बेटा, अरविंद जी ने कहा। तभी माया दांत पीसती हुई आई और बोलने लगी, बुखार है ना आपको? फिर खाना मत खाइए, और रही बात बर्तन धोने की, तो वह तो रात में ही धुलेंगे। अरविंद जी कांपते हुए बर्तन धोने लगे और पानी पी कर सो गए। अगले दिन उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और वह बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। पर वह बुलाते तो किसे बुलाते? वह खुद उठकर बाथरूम जाना चाहते थे, पर वह 1000 कोशिशें के बाद भी जब उठ नहीं पाए, तब उन्होंने माया को आवाज़ लगाई। पर जब तक माया आई, अरविंद जी बिस्तर गीले कर चुके थे। माया यह देखकर अर्नव को फ़ोन पर कहती है कि अब तुम्हारे पापा ने हमसे बदला लेने के लिए नया तरीका ढूंढा है। जानबूझकर बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने, ताकि मैं परेशान हो जाऊं। कोई बात नहीं, उन्हीं से धुलवाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तो यह हमेशा ही ऐसा ही चलता रहा। अर्नव और माया जितना हो सके मुझ पर अत्याचार करते थे। जब यह सब करके भी उन्हें चैन नहीं मिला, तो उन्होंने एक साजिश रची मुझसे छुटकारा पाने की। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हमारे घर में एक कमरे में पानी टपक रहा था, तो इस पर माया ने मुझसे कहा कि जाकर छत पर एक प्लास्टिक लगा कर आओ। मैंने कहा कि इतनी बारिश में मैं यह कैसे कर पाऊँगा, पर मुझे कहाँ पता था कि यह सब तो एक साजिश है। 1000 मना करने पर भी माया ने मुझे भेजा। जब मैं ऊपर छत पर गया और भीगते हुए प्लास्टिक लगाने लगा था कि तभी मुझे माया ने पीछे से धक्का दे दिया, जिससे मेरा पाँव फिसल गया और मैं छत पर से नीचे गिर गया। पर इसे मेरी फूटी किस्मत कह लो या फिर अच्छी, बारिश की वजह से नीचे कीचड़ बन गई थी और मैं उस पर ही गिरा। काश कि मैं गिरकर मर जाता, पर उस वक्त पर मैं मरा नहीं। जरा सी चोट आई बस, जिस पर सबके सामने मुझे पागल साबित कर पागल खाने छोड़ने को कहकर अर्नव ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। फिर सर आप यहाँ कैसे? रवीश ने पूछा। वह तो मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी भावनाएं किसी को बता रहा था और रो रहा था। पता नहीं किसने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और वह वायरल हो गया। मैं तो बस अपने जज्बात बयान कर रहा था, पर इस जज्बात ने मुझे रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अर्नव जी ने रोते हुए कहा, सर
पर जब आपको अपनी बेटे की सच्चाई पता ही है, फिर आपने उसे रहने आने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। रवीश ने कहा। रवीश, तुम बस देखते जाओ, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। इसे लगता था कि इसमें कभी मेरी सूद नहीं ली, तो मैंने भी कभी इसकी खबर नहीं रखी। इसकी हर चाल की खबर है मुझे। मैं तो बस इसके यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर देखना कैसे ऐसे ऊंचाई पर चढ़ाकर सीढ़ियाँ खींचता हूँ। अरविंद जी ने रवीश से कहा। अगले दिन माया और उसका बेटा चीनू आ जाते हैं। तुम अब यहाँ आराम से रहो और बहू उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओ। पैसों की चिंता मत करना, पर हाँ, इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी यह कहकर चले जाते हैं। देखा माया, हमारी लॉटरी कैसे लगाई मैंने। अब दोनों हाथों से पैसे खर्च करो। मेरे इलाज के नाम पर पैसे लेती जाना और अपने हर शौक पूरे करती रहना। अर्नव ने अपनी पत्नी माया से हंसते हुए कहा। पर कहीं उन्होंने पैसों का हिसाब मांग लिया तो? कहीं इन्हें पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं तो? माया ने कहा। अरे इन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है कि हमारे खर्चों का हिसाब रखे, और अगर मांग भी लिया तो दिखा देंगे नकली बिल। तुम बेकार की चिंता मत करो और अपने सोने की चैन के बारे में सोचो। माया, मैं क्या सोच रहा था कि हम अपने मकान को बेचकर अपना पूरा कर्ज मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ रहेंगे तो उस पुराने मकान की क्या ज़रूरत पड़ेगी। मकान को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे कर्जदार के कर्ज चुका देंगे, जिससे उनकी परेशानी से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। अर्नव ने कहा। उसके बाद अर्नव अपना घर बेच देता है और अपना कर्ज चुका देता है। अब बारी थी अरविंद जी के पैसों से ऐश करने की। एक दिन अरविंद जी अर्नव के कमरे में आकर पूछते हैं, बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? पापा, बस अभी शुरू करवाने ही वाला हूँ। बस उसी के लिए आपसे पैसे मांगने आने वाला था। अर्नव ने कहा। ठीक है, दे दूँगा। पहले जाकर गैरेज में पड़ी मेरी गाड़ियों को ज़रा धो देना। आज मेरी गाड़ियाँ धोने वाला नहीं आया और मुझे आज बहुत बड़े जगह पर जाना है। रवीश, इसे ज़रा सारा सामान दे देना सफाई के। अरविंद जी ने कहा। पर पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है। फिर अर्नव ने चौंकते हुए कहा। देखो बेटा, अब इतने पैसे मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे। मैं तुमसे ही तो सीखा है कि कोई रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के नहीं निभता। अब अपना इलाज करवाना है तो काम भी करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, काम करते रहोगे तो बदन में फुर्ती रहेगी और इलाज जल्दी असर करेगी। अरविंद जी ने कहा। चलिए, मैं आपको सारा सामान दे देता हूँ। रवीश ने कहा। और बहू, तुम ज़रा रसोई देख लेना। वह क्या है ना, आज मेरा कुक नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा तुम तो हो ही, कुक की अब क्या ज़रूरत। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। खाना बस इस घर के लोगों के लिए नहीं बनाना है, बल्कि उनके साथ साथ झुग्गी के लोगों का खाना भी बनता है मेरे रसोई में। भंडारा से सामान तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ पूछना है तो रवीश से पूछ लेना। यही कोई 100 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें। रवीश जी ने कहा। माया मुंह बनाते हुए बोली। 100 लोगों का? पर पापा जी, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? देखो बहू, तुम लोगों को इतने पैसे दे रहा हूँ, जितने पैसों से मैं 4-5 कुक तो रख ही लूँ, तो उसे देखते हुए तुम्हें 4-5 लोगों का काम तो अकेले ही करना पड़ेगा ना, अरविंद जी ने कहा। उसके बाद अरविंद जी ने रवीश को हिदायत दी कि इन दोनों से इतना काम लेना कि रात के पहले इन्हें बैठने तक की फुर्सत ना मिले। रवीश ने अरविंद जी के कहे मुताबिक ही किया। रात को दोनों थककर चूर हो जाते हैं। तब माया कहती है, यह पापा जी को
हम क्या उल्लू बनाएंगे, उन्होंने तो हमारी बैंड बजा दी। यह हमारे किए का हिसाब ले रहे हैं। हमें यहाँ रखने के लिए राजी तो हो गए। अब हमारा यहाँ के अलावा और कहीं जाने की जगह भी नहीं है, यह इन्हें मालूम है और इसी बात का वह फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो बुरे फंस गए यहाँ आकर। यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते और यहाँ हम तो काम कर करके ही मर जाएंगे। अब हमें यही रहना है। छोड़ो ना, पैसों तो मिलेंगे ना, फिर थोड़ा काम करने में क्या दिक्कत है। उसके बाद दिल खोल कर खर्च भी तो करेंगे। यह मत भूलो, पापा मेरे इलाज के लिए मुँह मांगे पैसे भी दे रहे हैं। अर्नव ने कहा। अर्नव अगली सुबह अरविंद जी से कहते हैं कि पापा मेरा इलाज शुरू करवाना है, पैसे दे दीजिए। अच्छा हाँ, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, मैं तो यह मुफ्त में कर रहा हूँ। भला कोई अपने बेटे से पैसे लेता है क्या? अरविंद जी ने कहा। पापा यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? पैसे मैं नहीं, आप देने वाले थे मेरे इलाज के लिए, और आप मेरा कौन सा इलाज कर रहे हैं जो मैं आपको पैसे दूंगा? अर्नव ने कहा। बेटा तूने जो मेरे साथ किया था कभी, वह तुझे सूद समेत लौटाकर तुझे सबक सिखाकर तेरी भ्रष्ट बुद्धि को ठीक करने का इलाज कर रहा हूँ मैं। तुझे यह लगता है कि तू ही सबसे ज़्यादा चालाक है और दुनिया में बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। बस तेरी गलत फहमी को दूर करने का इलाज कर रहा हूँ मैं, और तू अपने आप को उल्लू समझने की गलती कर रहा है। तुझे क्या लगा तेरे इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा? और तो और तेरी बातों पर विश्वास कर तुझ पर अंधाधुंध पैसे उड़ाऊँगा। कभी तूने मेरी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाया था, आज मैं उठा रहा हूँ, पर मैं तेरी जैसी हरकत नहीं करूँगा। मानता हूँ यह दुनियादारी बस लेन देन पर ही चलती है, पर तू आज़ाद है। अगर तू यहाँ से जाना चाहे तो जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ रहना चाहता है तो मेरी गुलामी पूरी उम्र करनी पड़ेगी। फैसला तुम्हारा है। अरविंद जी ने कहा। अर्नव अब क्या ही करता बेचारा, यहाँ से जाता भी तो कहाँ जाता। गुलामी सड़क पर रहने से तो बेहतर थी। पर अरविंद जी भी उन दोनों को एक नौकर की तरह ही घर में पेश आते थे। बस उन्हें लगाव था तो बस अपने पोते चीनू से। आज अर्नव और माया पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अपने पुराने मकान को बेचकर जो उन्होंने कर्ज लिया था उसे पूर्ति किया, और उन्होंने जो अरविंद जी के साथ किया आज उसे उसका फल मिल गया। अरविंद जी के साथ उसी के घर में उनका नौकर बनकर रहने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, कर्मा लौट कर जरूर आता है, इसीलिए अच्छे कर्म करें, फल की चिंता ना करें। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को देख या सुन सकें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।